अस्सलाम वालेकुम। सो आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, करना क्या था यार। हाँ, FA1 के एग्जाम किट के क्वेश्चंस, कह लो एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सारे एग्जाम क्वेश्चन की ऑब्वियसली नहीं हो रही, तो आप ये सेशन तो इस तरह होने स्टार्ट हो। ठीक है, तो आज पहला आप एक तरह से कह लो आपका एग्जाम किट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेशन है हमारा। ठीक है। सो एनरोल स्टूडेंट्स को हैंड आउट्स व्हाट्सएप पे मिल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। और LMS पे भी ऑल हैं, ये अपलोड हो जाएंगे क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट वहां से भी ये डाउनलोड हो सकते हैं अगर आपके पास व्हाट्सएप पे नहीं है तो। नॉट इशू। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि भाई इससे में ही जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करता चल रहे होंगे डायरेक्टली। इसमें हम लोगों ने टू वे कम्युनिकेशन रखी है ताकि आपका भी पता चले कि कितनी तैयारी है, कितने पानी में। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कैश और क्रेडिट से रिलेटेड, और ये कह रहा है गिवन बिलो आर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ईच ट्रांजैक्शन टिक द रेलेवेंट बॉक्स टू इंडिकेट वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो रिसीव्स ऑफ गुड्स वर्थ 140.59 from a supplier together with an invoice for the amount. Receipts of goods worth 140.59 from a supplier together with an invoice for that amount, यानी कि अभी पेमेंट नहीं करी है सप्लायर को 140.59 की, तो क्या ये कैश होगा या ये क्रेडिट होगा और क्यों। ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें एग्जामिनर को तो हमने अभी इसमें क्वेश्चन में तो रीजन नहीं बतानी एग्जाम क्वेश्चन में, लेकिन और डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या कितना क्लियर है क्या, आपको एक इसका पता होना चाहिए। ठीक है। सो यस, द आंसर इज क्रेडिट। ठीक है। रिसीव्स ऑफ गुड वर्थ 140.59 फ्रॉम अ सप्लायर, सप्लायर से मिल रहा है टुगेदर विद एन इनवॉइस, इनवॉइस मिल रही है, इसका मतलब है कैश पे नहीं करा है। इसका मतलब है गुड्स डेबिट पेबल्स या सप्लायर क्रेडिट हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट होगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ 278.5 बाय चेक फॉर अ परचेज एट द टिल। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा जनाब, ये हमारा क्या होगा, फटाफट 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 आंसर्स चाहिए भाई आपके। ठीक है। नहीं, ज्यादातर बच्चा बोल रहा है कि क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट ट्रांस कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। पेमेंट करी है 278.5 की, चेक, चेक से भाई, बैंक से कैश निकलेगा। ठीक है, तो ये कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रही है। भाई चेक से पेमेंट हो रही है, कैश से पेमेंट हो रही है, एक ही बात है, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, जिस जिसने बोला क्रेडिट, मजा नहीं आया। Receipt of a deposit of 15 for goods, receipt of a deposit of 15 for goods, फटाफट क्या है, ये कैश है कि ये क्रेडिट है बाबू। ये क्या है। अरे नहीं रे पगले, फिर क्रेडिट बोलते हो, ये कैश है। पढ़ो तो सही क्या कह रहा है, रिसीट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ 15 फॉर गुड्स,
तो भाई पैसा आया है, उसने आपको पैसा दिया है, आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो कहाँ से क्रेडिट? नहीं रे पगले, गलत बात। Sending of an invoice for 135 to the payer of the deposit for the remaining value of the goods. अब ये क्या है? अब ये क्या है, जल्दी से। ये जिसने बोला है, चाहे तुक्का भी लगाया है, ये क्रेडिट है। और ये सही बात है, ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि आपने उसको इनवॉइस भेजी है, आपके पास कैश नहीं आया है फॉर द रिमेनिंग वैल्यू। फॉर द रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रेडिट है। सेल ऑफ गुड्स फॉर 114.83 पेमेंट रिसीव्ड बाय क्रेडिट कार्ड। आपके पास ये कैश आ रहा है भाई, क्रेडिट कार्ड से कस्टमर ने आपको पे करिए, आपके पास तो कैश आ रहा है, तो ये कैश होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये कैश होगा। जबरदस्त, जस्ट कैश बोला है, बेहतरीन बोला है। आगे बोलो भाई, अब ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। फिल इन द बॉक्सेस to give the names of the various documents used at the following stages of the process of purchasing goods by mean of cash or on credit। कह रहा है कि बॉक्सेस फिल करो विद द नेम ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। आपने उस स्टेजेस को देखना है प्रोसेस ऑफ परचेजिंग, चाहे वो कैश से हो रही है, चाहे वो क्रेडिट से हो रही है। तो भाई रिक्वेस्ट टू सप्लायर टू सप्लाई गुड्स, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा भाइयों? यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? जल्दी से। यहाँ पे आएगा ऑर्डर, परचेज ऑर्डर वगैरह, ठीक है। आप, अच्छा जी, नोटिफिकेशन बाय सप्लायर ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बी पेड फॉर द गुड्स। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बताओ क्या आएगा नंबर 2 पे? जल्दी से, जल्दी से भाइयों, जल्दी से बच्चों, दोस्तों, मेरे गुलजारी लालों, मेरे गुलजारों, जल्दी से क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इनवॉइस अकाउंट नहीं, परचेज इनवॉइस। कौन है? परचेज इनवॉइस। ओ, अच्छा भाई। Notification by purchaser to the supplier of the amount enclosed as payments। Notification by the purchaser to the supplier of the amount enclosed as payment। क्या आएगा? नोटिफिकेशन देनी है परचेजर को, परचेजर ने सप्लायर को, कि अमाउंट जो है वो हो गया भाई, हमने पे कर दिया है। क्या? हमने पढ़ा था क्लास में, याद करो। नहीं बता पा रहे, बड़ी शर्म की बात है। रेमिटेंस एडवाइस। रिवीजन नहीं हो रही है तो बेटा बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर रिवीजन हुई होती तो आप लोग मुझे इसके आंसर दे रहे होते। खैर, कैंसिलेशन ऑफ एन अमाउंट ड्यू टू अ सप्लायर। कैंसिलेशन हो रही है अमाउंट की, ड्यू टू अ सप्लायर, इस पे क्या आएगा? बहुत इजी है, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन हुआ था। बहुत इजी है।
कैंसलेशन होती है, याद करो, वो गुड्स जो कि डैमेज्ड हैं, या वो डैमेज है और वो रिटर्न हो रही है, तो क्या इशू किया जाता था? अस्तगफुरुल्लाह, जिसने भी बोला है इसे, या अल्लाह माफ कर दे मुझे। क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट होता था। जब पेमेंट नहीं हो, डैमेज है गुड्स, गलत गुड्स ऑर्डर हो गई हैं, ओवर इनवॉइस हो गई हैं, सारे इंडिकेटर्स बताए थे, तो क्रेडिट नोट इशू होता है भाई। रिकॉर्ड ऑफ अ कैश सेल गिवन टू अ कस्टमर। रिकॉर्ड ऑफ अ कैश सेल गिविंग टू अ कस्टमर, क्या कहलाती है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये जल्दी से। बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है अभी तक। नहीं बता पा रहे भाई। कैश रिसीट कहलाती है। जब कैश पेमेंट हो जाती है या कैश सेल हो जाती है, उसको कैश रिसीट कहते हैं। जब आपको कैश सेल हो जाती है तो उसको कैश रिसीट कहते हैं भाई। तुक्का, तुक्का। बहुत देर से बताया है, लेकिन बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेबिट या क्रेडिट नोट, फिलिंग इन द गैप्स in the following sentences which explain the differences between a debit note and a credit note. Fill in the gaps in the following sentences which explain the difference between a debit note and credit note. So ये पैराग्राफ है, 6 मार्क्स का है। ठीक है, आपके सामने। सो जल्दी जल्दी सोचें इस पे, ब्लैंक्स में क्या आएगा। और बताएं मुझे। आगे 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 आगे। नहीं मजा आ रहा भाई, नहीं मजा आ रहा। चलो भाई, मुझे ही बताना पड़ेगा। A credit note is a document produced by supplier and sent to the customer, which cancels all part of an invoice। ठीक है, क्रेडिट नोट वो डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर देता है, किसको? कस्टमर को। जो कि सारी पार्ट्स ऑफ एन इनवॉइस क्या करता है? कैंसिल करता है। आगे चलें। अ डेबिट नोट ऑन द अदर हैंड इज रेज्ड बाय कस्टमर, ये कस्टमर देता है। एंड सेंड टू द, किसको देता है? सप्लायर को देता है। क्यों देता है? रिक्वेस्टिंग। क्या रिक्वेस्ट कर रहा होता है भाई? क्रेडिट नोट रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि क्रेडिट नोट इशू कर दो, तुम्हारा माल खराब था, ये था, फलाना था। नॉट ऑल बिजनेसेस employ a formal debit note. For this purpose, many rely on letter or telephone call only। ये था इसका आंसर, ये था इसका आंसर। सो यहाँ पे भी जो आंसर्स मिले हैं वो इतने मजेदार नहीं मिले।
मजा नहीं आ रहा अभी तक। फिर terminology, fill in the gaps to identify the following terms. And dash is a resource controlled by the entity as a result of past events from which it is probable the from which it is dash that future economic benefits will dash. क्या होगा, फटाफट फटाफट ब्लैंक्स में बताइए क्या आएगा, फिर मैं बताऊंगा भाई क्या आएगा। क्या आना चाहिए? And dash is a resource controlled by the dash as a result of past dash or dash which it is dash that future economic benefits will dash। क्या आना चाहिए? शुरू शुरू की क्लासेस हैं, शुरू शुरू की क्लासेस हैं, पहली दूसरी क्लास है, बेसिक्स हैं, बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही इजी चीज है। क्या? an asset is the resource controlled by the entity as a result of a past events, as a result of past events। और ये और कह लो ट्रांजेक्शन्स वगैरह, ठीक है। फ्रॉम विच इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिसीव। अच्छा जी, नेक्स्ट, अ डैश इज एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू अनदर बिजनेस और इंडिविजुअल। अब यही बता दो क्या आएगा जल्दी से। या अल्लाह, या अल्लाह। A liability, a liability है is an amount owed by the business to another business or individual। liability है वो amount जो कि आप किसी बिजनेस को आपने पे करना होता है, किसी इंडिविजुअल को पे करना होता है, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं भाई, कैपिटल नहीं कहते जिसने बोला है शर्म करो। सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड अ लोन and amounts owed to the supplier of goods or services which have yet to be paid for। Loan from a bank, tables होते हैं आपके। आगे जी, dash is an asset comprising goods purchased for resale, components for inclusion in manufacturing products, and the finished goods which have been manufactured which have not yet been sold। क्या आएगा जल्दी से? बताया था क्लास में, याद करो, और पहली पहली क्लासों में ही बताया। क्या था? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री याद करो, बताया था। वो एसेट जो कि हम लेते हैं, कि हमने गुड्स वगैरह लेते हैं कि उसको आगे रीसेल पे करेंगे, कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़ तोड़ करके असेंबल करके एक बड़ा एसेट बनाते हैं, उसको मार्केट में जाके सेल करते हैं। और इस जब तक ये बिकता नहीं है, ये हमारे पास पड़ा रहता है, ये क्या है? ये इन्वेंट्री है। Next one, dash is the liability of the business to the owner of the business। क्या बताया था मैंने?
Dash is the liability of the business to the owner of the business. किया कैपिटल, ये है कैपिटल। कैपिटल मैंने याद करो बताया था कि स्पेशल टाइप ऑफ लायबिलिटी होती है। क्यों स्पेशल टाइप ऑफ द लायबिलिटी होती है? क्योंकि बिजनेस अपने ओनर को ओ करता है, उसने अपने ओनर को पे करना होता है। कैपिटल डैश इज द टर्म विच रेफर्स टू अमाउंट टेकन आउट ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर। वो टर्म क्या है? जो ऑनर अगर अपने बिजनेस से अपने यूजेज के लिए कोई चीज निकालता है, फॉर एग्जांपल कैश निकालता है, या दुकान से कोई चीज अपने इस्तेमाल के लिए ले जाता है इन्वेंट्री में से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग, मैं अपने रोजमर्रा के यूजेज के लिए कोई कैश वगैरह ले जाता हूँ, कोई अमाउंट या कोई चीज ले जाता हूँ, उसको मैं ड्राइंग कहता हूँ। ठीक है। सो फार हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस। बेटा आप लोगों की अम्माएं पेरेंट्स आपके साथ बैठे अगर ये देख रहे हैं तो उनको आपको चित्तर लगानी चाहिए कि अभी तक नहीं जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। खैर, इसमें 90% सही आंसर आने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। गुड्स स्टोर्ड इन द वेयर हाउस अवेटिंग रीसेल्स। गुड्स जो के स्टोर किए जाते हैं वेयर हाउस में कि उनको रीसेल किया जाएगा। बिल्कुल। और उन एसेट्स को हम लोग कहते हैं क्या हैं? उन एसेट्स को हम कहते क्या हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करंट एसेट होते हैं कि करंट एसेट होते हैं? जरा ये भी बताओ, क्या कहते हैं उनको? इन्वेंट्री करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि वो विद इन ईयर रियलाइज हो जाएंगे टू अ कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, क्योंकि ये डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के काम आता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स भाई, यानी कि जो गुड्स की इन्वेंट्री वगैरह उसको बेच के हमें मिला क्या? हमें मिला है या एक्सपेंस है? क्या है? कस्टमर ने हमें अमाउंट पे करना है। क्या है वो? एसेट है, इनकम है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है? क्या है वो बेटा? वो एसेट है, उसको हम लोग रिसीवेबल कहते हैं। और वो कौन सा एसेट होता है? करंट होता है कि नॉन करंट होता है? वो करंट होता है। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए जो हम रेंट दे रहे हैं वो डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। कैश पेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर क्या कहेंगे? कैश पेड इनटू द बिजनेस बाय ऑनर।
क्या है ये? इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है या एसेट है? इसको यहाँ पे वैसे तो हमारा कैपिटल है, लेकिन कैपिटल हमारी स्पेशल लायबिलिटी है क्योंकि वो ऑनर को ओ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट्स ओ टू सप्लायर्स। अब हमने अमाउंट सप्लायर को जो पे करना है वो हमारी क्या है? बहुत सिंपल है यार, वो तो लायबिलिटी है। कैश हेड इन द टिल। कैश जो कि टिल के अंदर हमारे पड़ा है, टिल तिजोरी, तिजोरी में जो हमारा कैश पड़ा है, कैश हेड इन द टिल, वो हमारा कैश है, वो हमारा एसेट है। टिल कह लो, बैंक कह लो। अच्छा जी। मशीनरी परचेज फॉर यूज इन द फैक्ट्री, लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जो है वो हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा एसेट है। कौन सा एसेट है? करंट है कि नॉन करंट है? नॉन करंट है क्योंकि हमने इसको लंबे अरसे तक चलाना है। अच्छा जी। रेंट रिसीव्ड फॉर सबलेटिंग पार्ट ऑफ द फैक्ट्री प्रमाइसेस। कुछ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री हमारे यूजेज में नहीं है, हमने किसी को रेंट पे दिया हुआ है और उस रेंट से हम लोग कमा रहे, तो वो हमारी एक इनकम है। अब कौन सी इनकम है भाई? वो अदर इनकम कहलाएगी। कैश हेड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। कैश जो कि बिजनेस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कैश जो कि बिजनेस बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो आपका एसेट है। बहुत जबरदस्त हो गया हमारा यहाँ तक। अच्छा जी। In the following transactions of the accounting equation built up at each stage, use the boxes below the accounting equation to show the amounts in each category in which the transactions would be recorded and what the business owns and owes cumulatively after each transaction। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमने देखनी है और फिर बॉक्सेस को यूज करते हुए हमने अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते चले जाना है। तो भाई बिल स्मिथ starts a new business by putting 10,000 into a business bank account। बिजनेस बैंक अकाउंट में 10,000 डाल के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैपिटल में आए 10,000 और एसेट्स में आ गए 10,000। अब बैंक lends the business a further 5,000। बैंक ने आपको लैंड किए, आपको लोन दिया, लोन दिया, लोन दिया। तो भाई 10,000 पहले पड़े हुए थे, ठीक है, 5,000 और आ गए। कैपिटल हमारा 10,000 था, बैंक ने आपको लोन दिया तो 5,000 हो गया। जबरदस्त। बिल बाय द डिलीवरी वैन फॉर 6,000। अब क्या हो गया? अब देखो भाई, बिल ने जो है वो डिलीवरी वैन ली है 6,000 की। फाइव। भाई आपका कैश 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9। 6,000 की वैन आ गई, ये आ गया आपका 15। ठीक है, कैपिटल आपका 10,000 का आ गया, लाइबिलिटी आपकी 5,000 की आ गई। जगह कम थी तो इसलिए 9 + 6 करा है भाई। अ, आप इस तरह नहीं करना। ठीक है। ओ, गलत जगह लिख दिया, सॉरी। सॉरी, गलत जगह लिखा सही, गलत जगह लिख दिया। इसको सही करें जरा। 9 + 6 = 15। 10 और 5। आप बिल बाइस इन्वेंट्री फॉर 2,500 by writing out a business check। अब क्या हुआ? 9 था मेरे पास, 9 में से 2,500 यानी के 2,500। अब ये जरा साइड पे करें।
कैश मेरा आ जाएगा 6500, 2500 निकालने के बाद। ठीक है। इन्वेंट्री मेरी आ जाएगी एसेट में 2500 की। वैन मेरी आ जाएगी 6000 की। कैपिटल मेरा 10 का आ जाएगा। लाइबिलिटी मेरी 5 की आ जाएगी। इक्वल हो गया। जबरदस्त हो गया सीन। आगे चलते हैं। ऑल द इन्वेंट्री सोल्ड फॉर 4000. The money is paid direct to the business bank account. Remember, there are two elements of this transaction. Firstly, the money coming into the business and the fact that the business no longer has an inventory asset. And secondly, calculation of profit. Okay, अब इसको हम लोग करें। पहले हमें प्रॉफिट अपना निकालना है, कितना होगा। सारी इन्वेंट्री कितने की सेल हो गई? 4000 की सेल हो गई। सारी इन्वेंट्री हमारी 4000 की सेल हो गई। तो सेल कितनी है की हुई? 4000 की। कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि हमारी इन्वेंट्री पूरी की पूरी कितने की थी? 2500 की। कितना बचा? ये मेरा प्रॉफिट आ गया। कितना? 1500। तो आप आ जाए। ओवरऑल एसेट्स मेरे थे, अभी हमने ऊपर करें 16,500 के। कैपिटल मेरा 10,000 का। ऑब्वियसली इसके अंदर 1500 मेरा प्रॉफिट आ गया। ओ यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट। ड्राइंग अभी मेरी कोई हुई नहीं। लाइबिलिटीज आ गई 5000 की। ठीक है। अच्छा जी। और यहाँ पे एक बात यह है कि भाई सारे जो 4000 है वो कहाँ गए? हमारे बैंक अकाउंट में। अब अगला है, बिल pays a business expense of 400 out of the business bank account. अब जरा प्रॉफिट हमने रिकैलकुलेट करना है। सेल्स कितने की थी? 4000। कॉस्ट ऑफ सेल मेरी कितने की थी? एक्सपेंसेस 400 के थे। प्रॉफिट कितने का आ गया? 1100 का आ गया। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लियो। सिंपल है। 16,100। कैपिटल मेरा आ गया 10,000 का। प्रॉफिट मेरा आ गया 1100 का। ड्राइंग्स मेरी है भी कोई नहीं। ये आ गया 5। अब आखिरी, फाइनली बिल टेक्स 300 आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ऑन पर्पज, ऑन पर्पजेज, अपने खर्चे के लिए उसने निकाले। ठीक है। तो सिंपल है। ये मेरा बचा 15,800। कैपिटल मेरा आ गया 10,000। प्रॉफिट मेरा आ गया 1100। ड्राइंग्स 300 की आ गई। और लाइबिलिटीज आ गई 5,000। कैश एट बैंक अब मेरा 9,800 का हो जाएगा। कैश मेरा कितने का हो जाएगा? 9,800 का हो जाएगा। और बाकी एसेट वैन वगैरह 6,000 की रह जाएगी। बाकी चीजें आपके सामने मैंने कर दी हैं। आई होप क्लियर होगा। जबरदस्त। मेरे साथ साथ मुझे इसके आंसर भी आए। ये वाला क्वेश्चन अच्छा गया बच्चों का। इसका मतलब है थ्योरी में मसला है बेटा, थ्योरी रिवाइज करो। ओके। James Banner began the business as a second-hand bookseller on 1st February 2007. His week transactions are listed below. ये ट्रांजेक्शन हमें दी हुई हैं। ठीक है। For each of these transactions, indicate which ledger account would be debited and which would be credited in the say table given below. ये टेबल है। तो भाई
deposit 5,000 in a business bank account as the opening capital. ठीक है, लेकिन बताओ ये मैंने चाहा कि हमारे पास एक्सपेंसेस बैंक डेबिट हो गया होगा और क्रेडिट कैपिटल होगा। अगला क्या है? परचेज बुक्स फॉर 600 बाय चेक, परचेज बुक्स फॉर 600 बाय कैश, परचेज डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर सेल बुक्स फॉर 800 कैश, सेल बुक्स फॉर 800 कैश, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे। फिर पे रेंट ऑफ 500 बाय चेक, पे रेंट ऑफ 500 बाय चेक, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। फाइनली बाय अ सेकेंड हैंड वैन फॉर 2000 बाय चेक, बैंक वैन डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट। अब ये हमारे पास आ रहा है कैमेरॉन Finlay ledger accounts. Cameron Finlay owns his fishing tackle shop on 1st January exit. During that month, he makes the following business transactions: paid 1,500 into a business bank account, paid 1 month rent of 230, purchased rods for 240 by Jack, 80 by Jack, sold some of the rods for 240 cash, purchased live belt for $1 by Jack, sold live bed for 116, purchased flies for 80 by Jack, paid shop assistant wage for $95, sold some of the flies for 50, paid sundry expenses of $10. Requirement: record the above transaction in the following ledger account. ये कैश है, बैंक का टी अकाउंट आ गया, ये कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सन्ड्राई एक्सपेंसेस। आप लोगों के पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू, आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स, इनफ है इसके लिए, मैक्सिमम 5 मिनट्स इसके लिए इनफ है। तो ट्राई करें, क्वेश्चन ट्राई करें और उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है? देखते हैं आप कितने सही करते हो। जितने में आप ट्राई करो, मैं ब्रेक लेके आता हूँ। आपने नहीं उठना, मैं उठ सकता हूँ, ठीक है? हम लोग करते हैं इसको। तो कैमरॉन Finlay ledger accounts, open his fishing tackle shop on 1st June exit. During that month, he makes the following business transaction. पहले paid 1,500 into a business bank account. So ए के लिहाज से क्या आ जाएगा? कैपिटल आया मेरे पास 1,500 का, ठीक है? और बैंक कैपिटल की तरह कैश एट बैंक 1,500 आ जाए। आगे हम बढ़े, paid 1 month rent of 230, तो रेंट मेरा क्रेडिट हो रहा है 230, ये भी है। हाँ, अच्छा जी, रेंट अकाउंट लॉ, रेंट में मेरा बैंक आ गया कितना? 230। अच्छा जी, अगला क्या था? परचेज रॉड फॉर 420 बाय चेक, ये आ गया सी, परचेज
420. परचेज कितना आ गया? $420. आगे बढ़ो। परचेज नेट्स फॉर 180 बाय चेक। नेट्स आ गए बैंक में 180। ठीक है, परचेज आ गया कैश एट बैंक एक और कितना? 180। आगे बढ़ो। सोल्ड सम ऑफ द rods फॉर 240 कैश। सेल आ गया आपकी 240। सेल आ गई 240। सेल अकाउंट लाओ। बैंक आ गया 240। आगे चलो। परचेज लाइव वेट फॉर 10 बाय चेक। वेट लिख दो, परचेज लिख दो, एक ही बात है 10। और परचेज अकाउंट में आ जाओ, ये रहा परचेज अकाउंट। कैश एट बैंक 10। अच्छा जी। सोल्ड लाइव वेट फॉर 16। अगेन सेल आ गई मेरी। $16। कैश एट बैंक 16। सॉरी, कैश एट बैंक 16। परचेज फ्लाइज फॉर 80 बाय चेक। फिर आ गई परचेज। एट्टी। फिर कैश एट बैंक 80। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 80, 80, 80 के बाद पेड शॉप assistant wages for 90 of 95 wages 95 95। आगे बढ़े। sold some of the flies for 50। पे सेल आ गई 50 की। फिर वही बैंक लिख दो, कैश एट बैंक लिख दो।
50. Paid sundry expenses 10. Expenses लिख देता हूँ, 10 लिख देते हैं और आगे बढ़े. Sundry expenses cash at bank 10 आ गया. ठीक है, हमारा ये पूरे हो गए. अब हम इनका टोटल करते हैं. सबसे पहले आ गया ये साइड 230 प्लस 420 प्लस 180 प्लस 10 16 80 95 10. टोटल मेरा आ गया 1806. यहाँ आ गया 1500 प्लस 240 50 और ये 16 लिखना भूल गया मैं, जो कि हमने किया था 18. सही है. टोटल 1806. इन सारों का टोटल करें 15 16 17 40 17 19 और 1806. नहीं 15 240 सॉरी 230 प्लस 420 1806 नहीं आया ये. एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी. एक सेकंड जरा. फिफ्टीन हंड्रेड प्लस 240 1500 1500 प्लस 240 प्लस 50 प्लस 16. ये हमारा बना 1806, राइट. आप आते हैं दूसरी साइड पे, क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे हमारा क्या है 230 प्लस 420 प्लस 180 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 16 माइनस 1806. कितना है ये हमारा टोटल बन रहा है. अच्छा, अब ये इक्वल किसके होना चाहिए 1806 के होना चाहिए. ठीक है, तो 1806 माइनस ये टोटल करा मैंने 1047. तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 759. कितना आ रहा है 759. ये इस तरह आपका चले. ठीक है 759. सो फार सो गुड. आई होप ये क्लियर होगा. अब आगे चले.
आगे चले भाई। On 14 April 2005, John Fry set up a business in which he sold frozen fish, meat, and vegetable dishes from door to door in a special adopted when his transaction for the first 2 weeks of the trading were as follows: paid 10,000 of the redundancy money into the business bank account, used 3,600 by a second hand van by writing a check, spent 1,700 by check, having the van converted as a traveling trip, paid 400 in cash for his first assignment of frozen food, received 110 of checks and 80 of cash sales, spent 216 cash, freezer in which store additional inventory, spent 216 cash on a backup freezer, paid 119 cash for additional inventory, received 170 of check and 50 of cash for sales in his second week of trading, paid in next to 40 in cash as wages and withdraw 16 cash from the business bank account as living expenses. A required filling in the boxes with the balance carried down on the following accounts. ठीक है जी, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा जी, पहले आसान आसान कर लेते हैं भाई। कैपिटल अकाउंट मेरा टोटल कितना है? 10,000। दैट्स इट। ठीक है। वैन अकाउंट में हमारी दो ट्रांजेक्शन हुई थी, एक 3,600 की और एक 1,700 की। एक 3,600 प्लस 1,700, ये आ जाएगी आपकी 5,300। परचेजेस अकाउंट 400 और 190, कितना आ गया? 590। सेल्स अकाउंट एक 110, एक 80, एक 170 और एक 50, कितना आ गया? 410। फ्रीजर अकाउंट हमारा आ गया 260। अच्छा जी, हमारा था ही टोटल 40 का। फिर ड्राइंग्स भी हमारी टोटल थी 60 की। ठीक है, अब ये सब हो गई। अब हमारा रह गया सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक अकाउंट। सिर्फ क्या रह गया? कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब उस पर चलते हैं हम लोग। कैश एंड बैंक अकाउंट में इधर हमारा एक कैपिटल आना था 10,000, सेल्स आनी थी एक 110 की, एक सेल्स आनी थी हमारी 80 की, एक आनी थी सेल्स 170 की, एक सेल्स आनी थी हमारी, हो गए 10,000। अच्छा जी, 10,000, 120, 800, 170 और 50, ये आ गए 10,410। ऑब्वियसली इस साइड पे भी हमारा क्या आना चाहिए? 10,410 टू मेक इट बैलेंस। अब इधर एक आ गई मेरी वैन 3,600 की, एक वैन पे मेरा और खर्चा हुआ 1,700 का, एक मेरी परचेजेस आई और 400 की, फ्रीजर आया 260 का, फिर एक परचेजेस आई 190 की, वेजेस आई ज्यादा की नहीं 40 की, ड्राइंग्स भी मेरी आ गई कितने की? 60 की। तो 3,600 प्लस 1,700, 400, 260, 190, 40 और 60, टोटल मेरा आ गया 4,160। 4,160 माइनस 10,000, नहीं सॉरी, टोटल मेरा आ गया, नहीं टोटल मेरा 4,160 नहीं आया, 3,600। अबे यार, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? तो बात सुनो ना, तुम्हारे सुनो तो सुनो ना सुनो। एक सेकंड। मतलब वो है 3,600 सही
प्लस 1700 प्लस 400 प्लस 260 एक और बात 190 40 तो और 60, ये टोटल आया मेरा 6250 माइनस 10,410। तो ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 4106। दैट्स इट। ठीक है जी, हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिजनेस एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें ये बताना है। ठीक है, गिवन बिलो आर द नंबर ऑफ टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर। सबसे आसान ठीक है, तो रेंट ऑफ अ वेयर हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे कोई इंप्रूवमेंट वगैरह तो हो नहीं रही है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, परचेज ऑफ प्रमाइसेस फॉर अ फैक्ट्री, अब इससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा और बहुत लंबे अरसे तक होगा, तो ये कैपिटल। ठीक है, फिर फिटिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पजेस, फिटिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पजेस, ये भी हमें जो है वो लंबे अरसे तक बेनिफिट होगा, तो भाई ये हमारा ये भी कैपिटल है। फिर लीगल फीस इंकर्ड इन परचेजिंग द फैक्ट्री, लीगल फीस इन परचेजिंग द फैक्ट्री वन ऑफ एक्सपेंस है, नए रेवेन्यू, डे टू डे एक्सपेंसेस थोड़ी है। और इसकी वजह से फैक्ट्री हमारी शुरू, इसके बगैर हमारी फैक्ट्री शुरू भी नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है तो भाई कैपिटल होगा। Here, legal fees incurred in drawing up a rental contract for the warehouse. Legal fees incurred in drawing up a rental contract for the warehouse. अब ये क्या है, लीगल फीस हो रही है लेकिन रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रही है। अब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेयर हाउस तो चेंज होते रहते हैं, तो भाई रेवेन्यू। नया वेजेस ऑफ द ऑनर सन, वेजेस ऑफ द ऑनर सन, रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा जी, परचेजेस ऑफ कार्स इन ऑर्डर टू रीसेल देम, परचेजेस ऑफ कार इन ऑर्डर टू रीसेल देम। जी, ये रेवेन्यू है भाई, ये रेवेन्यू है, वन ऑफ है, रेगुलर को नहीं है भाई। फिर एच 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 ई एफ जी एच, परचेज ऑफ अ कार फॉर द यूज ऑफ द सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर के लिए के यूजेज के लिए कार यूज कर रहे हैं, तो भाई बिजनेस के काम में आएगी, तो ये है कैपिटल। फिर बिजनेस रेट्स ऑन द वेयर हाउस, बिजनेस रेट्स ऑन द वेयर हाउस, रेवेन्यू। फाइनली बिजनेस रेट्स ऑन द फैक्ट्री, ये भी रेवेन्यू क्योंकि डे टू डे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या ये है, 12, अच्छा जी, 11 एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं ये बताना है। गिविंग अ लिस्ट ऑफ टिपिकल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट माइट बी फाउंड इन अ बिजनेस रिक्वायर्ड कार फॉर यूज बाय द सेल्स टीम। एसेट, कंप्यूटर फॉर रीसेल, एसेट क्योंकि इन्वेंट्री होगी। अच्छा जी, बैंक ओवरड्राफ्ट बताया था शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी। अच्छा जी, डी मनीज ओड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने आपको देने हैं भाई, रिसीवेबल होते हैं आपके, एसेट। ट्रेड टेबल्स आपने पे करना है सप्लायर को, लाइबिलिटी। ऑफिस फर्नीचर भाई लॉन्ग टर्म यूज के लिए, एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि आपने कस्टमर से लेने होते हैं, एसेट। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है,
filling in the gaps in the following sentences. Most businesses will spend money on a variety of different items. However, this expenditure can be split into two main categories: capital and revenue expenditure. ठीक है. Capital expenditure is an expenditure on items that are to be used in the business over period of time. या आप कह सकते period of time यानी के greater than 12 months. ठीक है. In contrast, revenue expenditure is expenditure on items that are to be sold by the business or consumed by the business within period of within the accounting period. Within the accounting period यानी कि मतलब less than 12 months. याद आ रही हैं चीजें? For accounting purposes, the distinction between capital and revenue expenditure is important, as a accounting treatment of each type of the expenditure is different. Items of capital expenditure are treated as assets and recorded in the statement of financial position, whereas items of revenue expenditure are treated as expense and deducted from income in the statement of comprehensive income in order to reach a profit figure for the period. ठीक है जी, सिंपल है. क्या बोला है इसमें, क्या चीज आई है कि मोस्ट बिजनेसेस उनको स्पेंड करते हैं पे, कुछ हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज करता है. इन कंट्राक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आइटम्स होते हैं जो कि सिर्फ बिजनेस सोल्ड करता है फॉर विद इन अ पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड यानी कि लेस देन 12 मंथ्स. फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस जो डिफरेंस है बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर की वो डिफरेंट होती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उनको ट्रीट किया जाता है एसेट्स और रिकॉर्ड किया जाता है एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. जबकि आइटम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वो ट्रीट किए जा सकते हैं एक्सपेंसेस के और डिडक्ट किया जाता है उसको कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, इन ऑर्डर टू रीच अ प्रॉफिट फिगर फॉर द पीरियड. सो फार सो गुड. ये हमने 12 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करें. ये अब ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस करा दिया तो बस ये खत्म हो गए. ये आपने दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, ये आपने दोबारा प्रैक्टिस लाजमी करने हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कोई सवाल है कुछ तो पूछें.